तो आज हम सुनाएंगे आपको एक अच्छी वाली खबर। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है और नहीं जाना है तो आपको क्या करना है, MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं शिवाजी के बाघ नख के बारे में, जो ब्रिटेन भारत को वापस लौटाएगा। और आपको पता ही था कि जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, मैंने जब ऋषि सुनक की जीवन परिचय के बारे में बात की थी तो उसमें मैंने बताया था कि क्या संभावनाएं हैं कि ब्रिटेन से कोहिनूर भारत आए। तो मैंने ये बताया था कि हिंदू सनातन परंपरा में जो जिस देश का होता है, जिस देश में उसका जन्म हुआ होता है, जहाँ का नागरिक होता है, उसके प्रति उसे वफादार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताया था कि ऋषि सुनक अपने देश के प्रति वफादार होंगे, यानी कि वो मूल रूप से अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो ब्रिटेन के प्रति उन्हें वफादार होना होगा। खैर, दोस्ती अगर भारत से उसकी बढ़ी है ब्रिटेन की, तो भाई उसका तोहफा तो देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से अक्षरधाम में जाकर इन्होंने पूजन पाठन किया और हिंदू सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बातों को रखा और अपने विचारों को रखा, उसी प्रकार से अब देखिए एक नई खबर निकल के आ रही है हमारे देश में कि जो शिवाजी के द्वारा अफजल खान के पेट में खंजर, जिसे हम बाघ नख के नाम से जानते हैं, वो अब ब्रिटेन भारत को वापस लौटाएगा। किस दिन वापस लौटाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बात करेंगे क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से इस पर अगर हम बातें करेंगे तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। जो इसके एक्सपर्ट हैं या इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट जो हैं इन चीज़ों के, उनके द्वारा ये बताया गया है कि भारत से बाहर ले जाई गई कलाकृतियों को वापस लाने की दो प्रक्रियाएं हैं। पहला एक कानूनी प्रक्रिया है और दूसरा कूटनीतिक प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसमें से कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापसी न केवल जटिल है बल्कि इसमें समय भी ज़्यादा लगने का अंदेशा है। यानी कि वापसी प्रक्रिया जब हम करते हैं तो इसमें कानूनी प्रक्रिया जो होती है ये काफ़ी जटिल होती है, कठिन होती है, क्योंकि जब आप इससे गुजरते हैं तो हर चीज़ों पर कानूनी दाव पेच अड़ंगा डालते रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने और अपनी कलाकृतियों को वापस लाने में किसी भी देश को सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी प्रक्रिया की बात करेंगे, यहाँ प्रेम, सौहार्द, भाईचारा की बात करते हुए अगर आप कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाते हैं, तो जब भारत का प्रभुत्व दुनिया भर में इस समय बढ़ रहा है तो कूटनीतिक प्रक्रिया यानी आपसी बातचीत के जरिए इन कलाकृतियों को वापस लाया जा सकता है। प्रेम और सौहार्द से उनसे अपने अधिकारों के बारे में, उनसे अपने इतिहास के बारे में बताते हुए उनको लाकर भारत को उसकी जो मान सम्मान है वो वापस दिलाने का काम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि क्या बाघ नख को ज़बरदस्ती उठा ले गए थे, तो नहीं, ये भारत वालों ने, मराठों ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है, ऐसा ब्रिटेन के म्यूजियम में लिखा हुआ है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शिवाजी और अफजल खान का क्या इतिहास था, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि बाघ नख के साथ साथ आप अपने भारतीय इतिहास को भी जान सकेंगे। तो जो भारत सरकार है कूटनीतिक प्रक्रिया से कई कलाकृतियों को पहले भी वापस ला चुकी है और इसी दौरान इसकी चर्चा निकल के आई है। 17वीं सदी की बात है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के पिता शाहजी भोसले एक महान राजा व रणनीतिकार थे। बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपह सालार अफजल खान के साथ शिवाजी की कई कड़वी यादें जुड़ी हुई थी। अफजल खान ने 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर लाया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका हाथ माना जाता है। यह दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें लगी हुई थीं अपनी बढ़ोतरी करने में। अहमदनगर की निजामी शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही, ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। वहीं उत्तर में मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व हो जाए।
1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस समय दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने पिता की खबर पाते ही उत्तर की ओर सेना के साथ रवाना हो गया। अगले साल औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब ने जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी से सावधान रहने का आदेश दिया। साथ ही साथ उससे कहा कि शिवाजी से बच के रहना, वो बहुत ही चालाक और चतुर इंसान है। औरंगजेब ने शिवाजी को खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। यहाँ पर हम आपको गुरिल्ला युद्ध के बारे में भी थोड़ा सा बता दें जिन साथियों को नहीं पता है। गुरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता था, ये छिप कर किया जाता था। जबकि अगर आप देखेंगे कि भारत के राजा हर बार मुगल शासकों से इसलिए हार जाते थे क्योंकि भारतीय राजा जो थे ये एक प्रकार से धार्मिक युद्ध लड़ते थे, यानी कि ये रात्रि में युद्ध नहीं करते थे। सूर्योदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद भी युद्ध नहीं करते थे, यानी कि सुबह से लड़ाई करते थे, शाम तक, रात में युद्ध नहीं लड़ते थे। लेकिन मुगल जो थे ये हर तरह से युद्ध करते थे, रात में भी करते थे, दिन में भी करते थे। साथ ही साथ भारतीय सेना जो थी, जो हिंदुस्तानी सेना थी, ये किसी निहत्थे पर वार नहीं करती थी, किसी सोए व्यक्ति पर वार नहीं करती थी, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन इसके उलट जो मुगल सैनिक थे, जो इस्लामिक सैनिक थे, वो सैनिकों की पत्नियों के साथ जोर जबरदस्ती भी करते थे, उनको उठा ले जाते थे। साथ ही साथ रात्रि में सोते वक्त सैनिकों पर हमला करते थे और दिन में निहत्थे सैनिकों को भी मार गिराते थे। यानी कि उनके यहाँ सिर्फ एक ही सिस्टम था, किसी भी तरह से युद्ध को जीत लेना। और धीरे धीरे शिवाजी जब इन चीज़ों को समझ चुके थे, अपने इतिहास में अपने पूर्वजों के बलिदानों को जब वो समझ चुके थे कि किस प्रकार से ये युद्ध में हार जाते थे, तो उन्होंने भी मुगलिया जो पद्धति होती है उसको भी अपनाना शुरू किया और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली का निर्माण किया। गुरिल्ला युद्ध शैली में इन्होंने छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया, यानी कि कहीं पर भी छावनी लगी रहती थी मुगल सैनिकों की, इस्लामिक सैनिकों की, तो ये वहाँ पे अचानक से हमला करते थे और सबको मार डालते थे और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। यानी कि उन्हीं का दाव उन्हीं पर इन्होंने चला और इसीलिए कहीं ना कहीं औरंगजेब जब जा रहा था तो बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी से सावधान रहने के लिए आगाह भी किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला युद्ध के शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। यह बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक शिवाजी अकेले कैसे हम लोगों को हरा दे रहा है। सुल्तान अली आदिल शाह तब तक उम्र इसकी कम थी, इस कारण राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। शिवाजी से वो बहुत चिढ़ती थी, वो बहुत नफरत करती थी, वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। सामने एक तस्तरी रखी जिसमें पान का बीड़ा था। दरबार में आए लोगों से कहा कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह पान का बीड़ा उठाए। दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। सभी को डर लग रहा था। तभी एक बड़ी कदकाठी का शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। यह शख्स बीजापुर सुल्तान का सिपह सालार अफजल खान था। उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल किसी भी तरह से शिवाजी से मुलाकात करके उनको मारने का प्लान बनाने लगा। और फिर उसके बाद वो भी घटना आती है जब शिवाजी से उसकी मुलाकात होती है। आइए इस पर नज़र डालते हैं। इतिहासकारों की अगर बात करें तो इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाँकी थी कि शिवाजी कौन है, वो क्या है, बच्चा है, खेत की मूली है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। बीजापुर के दरबार में उसने डींग हाँकी थी कि शिवाजी कौन है, मैं उसको यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से उतरना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको मैं दबोच लूँगा। इसके बाद दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान एक पालकी में 2 से 3 सैनिकों के साथ आएगा। उसने अपने हथियार लाने की अनुमति होगी। शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक और हथियार लाने की अनुमति होगी।
कविंद्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं, उस दिन शिवाजी ने सफ़ेद रंग का जामा पहन रखा था, मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछवा थी जो दाहिनी आस्तीन में छिपा रखी थी। बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। साथ में 2 विश्वास पात्र सैनिक जीवा महाल और संभाजी कावजी थे। हालांकि अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ पहुंचा, लेकिन बाहर कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। आपको बता दें दोस्तों कि अफजल खान लगभग 6 फीट का था और शिवाजी की कदकाठी छोटी सी, और बड़ी हाइट होने का फ़ायदा उठाते हुए अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी को अपनी बाहों में जकड़कर मरोड़ देंगे, मसल देंगे और वहीं पर उनको मार देंगे, लेकिन उसके उलट हुआ। ये सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया दी। अफजल खान की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख घुसा दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा। सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दे दिया। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उसका साथी कुलकर्णी आया। अगले ही मिनट अफजल के साथ 2 सैनिकों में से एक सईद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने सैनिक जीवा महाल ने उसे मार दिया। घायल अफजल को उनके सैनिकों द्वारा पालकी में बिठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वाले के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला, और डींगे हाँकने वाला अफजल खान शिवाजी के हाथों और उनके साथियों के हाथों मारा गया। इस हमले में अफजल का भतीजा रहीम खान भी मारा गया। उसी समय शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए और बीजापुर के आदिल शाही सैनिकों ने भागने की कोशिश की। कुछ ने लड़ाई भी की, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था और इस हमले में कुल अफजल खान के 3000 सैनिक मारे गए थे, और इस प्रकार से ये एक बड़ी लड़ाई शिवाजी के द्वारा जीता गया था। 10 नवंबर को ही बाघ नख लाने की तैयारी चल रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्या है मामला, इस पर भी दृष्टि आपको डालना चाहिए और जानना चाहिए कि 10 नवंबर को ही क्यों लाया जा रहा है। और मैंने आपको कहानी स्वरूप बताया कि इतिहास में 10 नवंबर की ही घटना की बात की जाती है, जब 10 नवंबर को शिवाजी और अफजल खान के मिलने का दिन तय किया गया था। चलिए आइए जानते हैं कि बाघ नख की वापसी कैसे होने वाली है और बाघ नख किस प्रकार से इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के अनुसार, हम हिंदू कैलेंडर के आधार पर उस ऐतिहासिक घटना की सालगिरह के साथ इसे वापस लाने की संभावना तलाश रहे हैं जब शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। अफजल खान की हत्या की सालगिरह ग्रेगोरियन कैलेंडर में 10 नवंबर को पड़ती है, इसलिए हम सावधानीपूर्वक हिंदू तिथि कैलेंडर के आधार पर तारीखों का समन्वय कर रहे हैं। सफल स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सुधीर मुनगंटीवार, प्रमुख सचिव संस्कृति डॉक्टर विकास खड़गे और राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डॉक्टर तेजस गर्गे का एक प्रतिनिधिमंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय और अन्य के दौरे पर जाएगा। लंदन में प्रासंगिक संग्रहालय यह सहयोगात्मक प्रयास अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राज्य 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित 6 दिवसीय यात्रा के लिए लगभग 50 लाख रुपए आवंटित भी किया गया है। बाघ नख लाने की जो प्रक्रियाएं थी, मैंने आपको बता दिया कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है और एक कूटनीतिक प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जान लेना चाहिए। और किस प्रकार से बाघ नख इंग्लैंड पहुंचा था, अगर हम उसकी बात करेंगे तो 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा, तो उन्हें यह बाघ नख उपहार में दिया गया था। 1824 में जब डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो अपने साथ वह इस बाघ नख को भी ब्रिटेन ले गए, जहां उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की सूची में दावा किया गया है कि प्रसिद्ध हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ का था। उन्हें मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार बॉक्स के साथ इसको फिट किया हुआ है, जिस पर शिलालेख लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड ये बाघ नख पहुंचा था और किस प्रकार से भारत में इसकी वापसी की बात की जा रही है। 10 नवंबर 1659 को
शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात होती है और अफजल खान को शिवाजी ने बहुत ही बहादुरी और चालाकी से मार डाला था और उसी 10 नवंबर को लाने की तैयारी हो रही है बाघनक के। तो उम्मीद है कि आपको पूरा इतिहास जानकर गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा कि एक 6 फीट के व्यक्ति को एक छोटे कद का व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जान बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उसका वध कर देता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर के साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।